नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। श्रावण के इस सोमवार की भी आप लोगों को शुभकामनाएं। और इस पावन महीने में अपनी जो है ज्योग्राफी भी राजस्थान की कंप्लीट हो जाएगी। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हो। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं अपन पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक इससे पहले मैंने चैनल पे अपने नहीं पढ़ाया, तो आप लोगों के लिए ये जो है अब एक नया टॉपिक है और मतलब यहां से प्रश्न बनते हैं। तो आज अपन वैसे मेन सिंचाई परियोजनाओं का परिचय और मुख्य मुख्य सिंचाई परियोजनाएं जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कल की जो क्लास आएगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसमें अपन पढ़ने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP के नाम से जिसे जाना जाता है, वो अपन पढ़ेंगे कल। क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूरी एक क्लास लेगी और ये जो क्लास है इसमें आपको 2-3 परियोजनाएं पढ़ाऊंगा और बेस जो आप लोगों के सवाल बनते हैं वो आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूं। बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। बोले टाबर मत बनो अब, ठीक है? थोड़े से एक्टिव हो जाओ। इतने समय से मैं कह रहा हूं शांति काल का उपयोग करना, इतने समय से आप लोगों को 2-3 साल से मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो भी कई भोला टाबर आज अगर हम कल ही जो CET प्री बैच वालों में बताए पूरा वीडियो बना कि भैया यहाँ से इतिहास की, कला संस्कृति की, भूगोल की ये क्लासेस हैं। 80% कोर्स आप लोगों को CET का जो सिलेबस है उसके 80% कोर्स क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध करवा चुका हूँ मैं। मिल जाएगी, बिना पैसा खर्च किए पढ़ सकते हो। कई बोला जी वाजी मन के मतलब कमेंट आयो कि सर इतना जल्दी क्यों बता रहे हो, 2 दिन पहले ही बता देते। अरे काली झालर, इन्हें ही काली झालर कहवे, काली झालर। 3 साल हो गए मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते और गला बैठ जाता है मेरा ये कहते कहते कि शांति काल का उपयोग कर लो। और नियमित क्लास देता हूं, मतलब नियमित बोले तो नियमित पूरी तरीके से, है ना। जो डे फिक्स कर रखे हैं वो डे देता हूं। मेरा कहीं इधर उधर काम भी हो जाए तो सुबह की क्लास मिस हो गई, शाम तक दे देता हूं। इससे ज्यादा कंटिन्यूटी आप मुझे यूट्यूब पर उठाकर बता देना कि उन्होंने इतनी क्लासेस फ्री इस कंटिन्यूटी के साथ में करवाई, सिलेबस वाइज पूरी की पूरे मैटर के साथ, नोट्स मेकिंग पैटर्न। बताओ मानेंगे अपन भी, ठीक है? उनका भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन ध्यान तो भैया पढ़ना आप लोगों को, सिलेक्शन आप लोगों को लेना, ध्यान भी आप लोगों को देना है। हम हमारा कर्तव्य जितनी शिद्दत से कर सकते हैं उसकी डबल शिद्दत से कर रहे हैं। थे ध्यान कौन दो भी, हमारी थोड़ी गलती है रे। सिलेक्शन थान लेनो है, स्वर्ग जिसको पाना है उसी को मरना पड़ता है। अपने मरे बिना स्वर्ग हासिल नहीं होगा, लिख कर रख लो कहीं, काम आएगी बात, ठीक है? ज्ञान की बात है, काम आएगी। करें शुरुआत आज की इस क्लास की। चलिए शुरू करते हैं। देखो समूह पहला पढ़ा परिचय कि सिंचाई परियोजनाओं को परिचय क्या है, ठीक है? अब देखो ए फॉन्ट थोड़ा मतलब छोटा है, इतना भी छोटा नहीं है कि दिखे कौन, ठीक है? उन लोगों को समस्या होगी जो बिल्कुल लो क्वालिटी डेटा में चलाते हैं कि हाँ हमारा डेटा शाम तक बचे, हम तो बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं, हम रील भी चलाना चाहते हैं, हम मैच भी देखना चाहते हैं, ये शाम तक चले, लो क्वालिटी करके पढ़ेंगे, उनके लिए समस्या होगी। तो क्वालिटी तो भैया डेटा की तो रखनी पड़ेगी, कम से कम पैसा कोचिंग का नहीं लग रहा है, डेटा का तो खर्च होगा ही होगा, सीधी बात है। इधर उधर फालतू अनावश्यक डेटा नहीं करना है। आजकल तो 5G 5G फ्री हो रखे हैं, तो और मोबाइल की स्क्रीन को आधा, ठीक है? हाँ, जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। चैट बॉक्स वाला क्रॉस कर देना, देखने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कोई नौ की तेरह नहीं होती है, उसमें मारवाड़ी में क्या हुणी पंपाल, ठीक है? उसमें सिर्फ फालतू की पंचायती होती है, और पंचायती होती है ना, वहां कोई मतलब नहीं है। पढ़ने में ध्यान दो, ठीक है? चलो भाई करो फोकस। सबसे पहले देखो सिंचाई परियोजना कितनी तरह की होती है। तो यहाँ पे मुख्य बड़े तौर पे अपन देखेंगे तो 3 तरह की होती है। थोड़ा और बड़ो कर दूंगे थारी खातिर, ले भाई पहले इधर वाला कॉलम पढ़ लेते हैं, ताकि और ही तुम्हारी मतलब समस्या तो अब यार तुम मतलब आधे तो नहीं कह सकते, 2% टावर कह सकूं मैं। 2% तो मतलब समस्या ग्रस्ती आते हैं और मार साहब रो जेल जाने के आने मतलब क्या हैंडल करना है। हालांकि मैं स्कूल रा टावर हैंडल करी होड़ा, तो मान ध्यान है कि थाने क्या हैंडल करना है, ठीक है? चलो भाई ध्यान दीजिए, ज्ञान मिलेगा, ठीक है? आओ, तो 3 तरह की तो मुख्य परियोजनाएं आप मानकर चलें अपने। कितनी तरह की है? 3 तरह की। सबसे पहले ध्यान देना है 1, 2 और 3 जो मुख्य अपन बात करें, ठीक है? अब इसमें कौन कौन सी है देखो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो अलग से अपन पढ़ेंगे। मुख्य तौर पर 3 देखो, लघु, मध्यम और वृहत। जैसे उद्योग होते हैं
वैसे ही सिंचाई परियोजनाएं भी लघु मध्यम वृहद सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है लघु परियोजनाएं। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजनाएं फायदा ज्यादा क्यों पहुंचाएगी? क्योंकि ऐसी सिंचाई परियोजनाएं भी है जो अपने जीके में अपन पढ़ते नहीं है लेकिन फायदा पहुंचाती है। जैसे मैं बात कर लूं हमारे यहाँ जवई बांध की, जवई बांध से भी सिंचाई का पानी छोड़ा जाता है, लेकिन अपने जीके में जवई बांध वाली परियोजनाओं को पढ़ते ही नहीं, क्योंकि बड़ी जो नहर परियोजनाएं हैं उनको ही पढ़ाया जाता है। तो इसको कैसे मतलब डिसाइड किया जाता है? देखो, लघु का मतलब है 2000 हेक्टेयर तक की इसकी सीमा होती है सिंचाई की। ठीक है, मध्यम में आ जाएगी 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक, और वृहद के अंदर जो बहुत ज्यादा है 10,000 से ज्यादा, 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो है वो सिंचाई परियोजनाएं आ जाएगी इसके अंदर। तो तीन जो है इसके वर्गीकरण 3 तरीके तो फिक्स है, लघु, मध्यम और वृहद। अब गुरुजी ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती है? जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। बहु यानी कि अरे वो घर में बहू आती है वो बहू नहीं है, बहु यानी बहुत, यानी एक परियोजना और बहुत सारे फायदे। कैसे होंगे भैया? उससे कृषि भी होगी भैया, उससे पीने का पानी भी मिल जाएगा, और भैया उससे बिजली पैदा होगी। आई बात समझ में? अपन पढ़ते हैं ना विद्युत परियोजनाएं जो इन पे सिंचाई परियोजनाओं पे आधारित होती है, वो आती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। आगे बात समझ? इसलिए मैंने कहा है इसको अलग रखेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये परियोजनाएं सिंचाई, पेयजल, शक्ति, परिवहन आदि उद्देश्यों के लिए काम में ली जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है बहुउद्देशीय। परिवहन भी हो जाता है, हाँ भैया मोटरसाइकिलें चल जाती है इसमें, चलती है क्या? नहीं, नावड़ी चले, नाव चल सकती है। ठीक है, छोटे मोटे जो है वो नावें वो चल सकती है, बाइकें थोड़ी चलेगी रे अंदर है। तो यहाँ पे परिवहन हो सकता है, परिवहन होता भी है, तो ये आ जाती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंदर। ठीक है, अगली बात समझ। तो पहली 3 तो है लघु, मध्यम, वृहद में तो की समस्या नहीं, 2000 से 10,000 से ऊपर। बहुउद्देशीय जिसमें बहुत सारे काम, बस हाउ हो रो है जीके। ठीक है, ले आओ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो है उसे जवाहरलाल नेहरू साहब ने, किसने? नेहरू जी ने कहा मंदिर। ऐसे ध्यान रखना, इतना बड़ा ध्यान नहीं रखो तो भी ध्यान है। अब आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ये कैसे याद होगा? तो भैया नेहरू जी जो है वो बाबा आदम के जमाने के नहीं थे, प्राचीन काल प्राचीन भारत के नहीं थे, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के समय के नहीं थे, आधुनिक भारत के ही थे। तो इन्होंने कहा आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसे? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसने? जवाहरलाल नेहरू साहब ने। यह प्रश्न कई बार बना है, आगे भी बनेगा। अब बात करें अगली, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह, ये भी बना है। ठीक है, जिन्हें पानी वाले बाबा भी कह सकते हो, जल वाले बाबा कह सकते हो, जोहड़ वाले बाबा भी कहा जाता है। तो देखो, जैसे रेल वाले बाबा कौन है? किशनलाल सोनी है ना, पेड़ वाले बाबा काकपुरी, टाइगर मैन कैलाश सांखला, वैसे ही आप लोगों को पानी वाले बाबा, जोहड़े वाले बाबा भी या जोहड़ वाले बाबा भी ध्यान में रखना है, जो कौन है? राजेंद्र सिंह है। ठीक है, चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहां की जाती है? तो देखो, यदि आप देखेंगे ना, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, वहां पे कृषि बहुत ज्यादा होती है ना, और वहां पे सिंचाई ज्यादा भी की जाती है, क्योंकि देखो पंजाब हरियाणा वगैरह टच में है, वहां से जो है नदियां उत्तर भारत वाली वो सीधी पहले वहीं आएगी, तो वहां तो फायदा मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाले तू आंखें बंद कर दो, मैं तो सीधा जो है पानी लेकर, नहर ऐसे बोले कि मैं तो सीधा पानी लेकर सुमेरपुर जाऊंगी। यहाँ तो वह कौन भाई, जहां से एंट्री की है वहां से तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को पे करना पड़ेगा, तो वहां पे ज्यादा सिंचाई होती है। एक तरीका तो है ये याद रखने का। दूसरा तरीका है कि जो ज्यादा सामान्य होता है उसके आगे हम लगाते हैं श्री। तो यहां पे भी बात किसकी है? सर्वाधिक की। तो सर्वाधिक श्री, और हनुमान जी के आगे श्री लगा देना, तो श्री हनुमान, यहां याद रखिए। ठीक है, श्री हनुमान, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। दैट्स ऑल। बड़े आगे एक एक चीज जो है, एक एक लाइन आप लोगों को याद करवा रहा हूं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद करके आगे बढ़ना है। आओ न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम होती है राजसमंद के अंदर। न्यूनतम सिंचाई कहां? राजसमंद में। लेकिन प्रतिशत के आधार पे जब आप लोगों को पूछे कि परसेंटेज के आधार पे न्यूनतम कहां होती है, तो वो होती है चूरू में। परसेंटेज के आधार पे, प्रतिशत के आधार पे अलग है, और वैसे डायरेक्ट न्यूनतम अलग है। तो ये दोनों ध्यान रखना है, राज और चूरू। ठीक है, राज चूरमे का। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि। अब इसमें पूछने का काम नहीं है, जैसलमेर आप सभी को पता है,
बंजर का मतलब यह है कि वो कृषि योग्य भी नहीं है, वहां दूसरी भी चीजें ज्यादा कहीं नहीं जा सकती। और सबसे बड़ा जिला, सबसे मरुस्थल ज्यादा प्रभाव वाला जिला अपना कौन सा है? जैसलमेर है। क्यों है? जैसलमेर। अगली बात समझ तो ओ ध्यान रखना है, इंदेलो पोर्शन हुगो पूरा याद, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लियो, बस मैं बिंदेलो पोर्शन लाऊं, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। थोड़ा ध्यान से पढ़ लो ना आप, क्लास में कह रहा हूं दोबारा देखने की जरूरत नहीं, आपने फिर नोट्स भी बनाए हैं। आप जैसे ही नोट्स की एक एक लाइन पढ़ोगे वैसे आप लोगों के कान में गूंजेगी आवाज, वापस रिपीट होगा, सुनने की वापस जरूरत ही नहीं। आप लोगों को पता है कि यहाँ क्या कहा है, श्री हनुमान कहा है, वहां लघु मध्यम वृहद बताइए, बहुउद्देश्य क्यों बताइए, मतलब जहां पे यदि कहीं आप लोगों को कॉमेडी पंच भी मारा है ना तो वो भी याद आएगा, ये बात पक्की है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं अपन इस तरफ वाला पोर्शन। देखो हम तो नहीं है ना समस्या, ओगो बड़ो, ठीक है, यहाँ की समस्या नहीं है। सर्वाधिक सिंचित फसल पूछे, गेहूं, सरसों और कपास, ये भी वहीं ज्यादा है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाले बेल्ट में ज्यादा है, तो वहां पे आप लोग जो है अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। देखो आगे बढ़ो, राज्य में सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? सिंचाई, क्योंकि ज्यादातर के दिमाग में ये होती है कि नहरों से ही सिंचाई होती है, नहीं, अगर किसी के बोरवेल किया हुआ है तो क्या वो सिंचाई नहीं होगी क्या? वो भी तो सिंचाई है, ठीक है। यदि किसी के नलकूप है, कुएं है, ठीक है, या तालाब से, तालाब के पानी से हो रही है, तो ये सारे जो है सिंचाई के ही स्रोत हैं। तो अपने यहाँ पे अब पढ़ते हैं कि ज्यादा सिंचाई के स्रोत कौन से हैं, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, कई बार ये क्रम भी पूछा जाता है। तो देखो कुएं और नलकूप, कुल सिंचित क्षेत्रफल का 60 से 70%, यदि लमसम में देखे तो 69 पॉइंट कुछ है, ठीक है, इतना जो है लगभग बढ़ता है। तो ये कुएं और नलकूप मिलाकर जो है 60 से 70% तक सिंचाई इससे की जाती है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई इनके द्वारा ही होती है। किससे होती है? ये प्रश्न कई बार बना है। सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से स्रोत से होती है? कुएं और नलकूप साथ में मिलता है, क्या कुएं और नलकूप साथ में, इनसे सर्वाधिक सिंचाई कहां की जाती है? जयपुर और उसके बाद में अलवर के अंदर की जाती है। सबसे ज्यादा सिंचाई इससे कहां की जाती है? जयपुर। और अब आप लोगों को यह ध्यान रख लेना, इसमें पूछेंगे तो जयपुर ग्रामीण ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? जयपुर ग्रामीण और अलवर। फिर देखो यहां पे यह रखना चांदन नलकूप, चंदन भी लिखा मिलेगा कई जगह, वैसे चांदन पढ़ने को मिलेगा। चांदन नलकूप जैसलमेर का है, जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है ना। और रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? वो बाटाड़ू का कुआं, है ना। उसके बाद देखो नहरें, कुल सिंचित क्षेत्रफल का 27 से 30% नहरें रखती है, ठीक है, नहरों से। और सर्वाधिक सिंचाई नहरों से कहां होती है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। और भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से ही की जाती है। पूरे ओवरऑल भारत की बात करें तो नहरें आगे जाएगी, राजस्थान की बात करें तो कुएं और नलकूप आगे जाएंगे, ठीक है। भारत में ये हो गई बात तालाब से। देखो कुल सिंचित क्षेत्रफल का 1 से 2%, तालाबों से ज्यादा सिंचाई होती नहीं है, तो 1 से 2% तालाबों से की जाती है। और तालाबों से सबसे ज्यादा यदि बात करें तो वो भीलवाड़ा के अंदर, कहां? भीलवाड़ा के अंदर। और उसके बाद में उदयपुर। फिर बात करें कि इससे भी होती है, अपने क्या कहते हैं कि झरनों से। अब झरने कैसे होते हैं? सीजनल होते हैं, जैसे बारिश का मौसम है तब होगी, ठीक है। और झरनों से, पहाड़ों की रानी कौन है? डूंगरपुर, ठीक है। तो वागड़ के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो है दक्षिणी राजस्थान, वहां पे झरनों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आ स्लाइड भी होगी याद। अब ले थे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अब देखो, अब शुरू करा विधिवत तरीके आ तो होगो, मतलब परिचय होगो कि सिंचाई परियोजना क्या है, सिंचाई परियोजना में मतलब क्या क्या स्रोत है, किनु सिंचाई है, ठीक है, ये चीजें होगी। इनके बाद में अपन शुरू करा कि अब मतलब सिंचाई परियोजना क्या पढ़नी है, ठीक है। ले आओ ध्यान दो, पूरो अधूरो ध्यान नहीं देना है, पूरा ही ध्यान देना। देखो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ पे क्या आ गया? बहुउद्देशीय पढ़नी अपन को, वैसे बहुउद्देशीय परियोजना ही पढ़नी है। बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दम लगाएंगे तब गंगा प्रकट होगी, ठीक है, दम लगाएंगे तब गंगा आएगी, ऐसे याद रखना। अब दम कहां? भारत के अंदर पूछे तो दामोदर, ठीक है, क्या याद रखोगे? दामोदर परियोजना।
और राजस्थान की बात करेंगे तो गंग नहर, इसलिए कह रहा हूं दम लगाओ तो गंगा प्रकट होगी। ठीक है, यहां पे अब इसका फायदा कहां, झारखंड और पश्चिम बंगाल की शामिल परियोजना है। 1948 में ये जो है अस्तित्व में आ गई। राजस्थान की प्रथम पूछे तो गंग नहर परियोजना, यही बात मैंने कही है इसीलिए कि दम लगाओ गंगा आएगी। ठीक है, ये ट्रिक बताइए एक तरीके से। ये पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कह सकते हो। 1927 में जो है उद्घाटन हुआ, शिलान्यास 1921 में ही हो गया था। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन इसी को पढ़ने वाले हैं। तो यहां पहली पहली की बात होगी, भारत की बात होगी और राजस्थान की। दम लगाओगे तो गंगा आएगी। ठीक है, राजस्थान में झरनों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है, वागड़ क्षेत्र के अंदर, और देश का कुल सिंचित क्षेत्रफल जितना है, कृषित क्षेत्रफल अलग होता है, सिंचित अलग होता है, और ओवरऑल क्षेत्रफल अलग होता है। जितना सिंचित क्षेत्रफल है उसका राजस्थान का हिस्सा उसके अंदर देखोगे तो 9.2% राजस्थान का हिस्सा है। सिंचाई की वर्तमान में दो पद्धतियां अधिक प्रचलित है, दो पद्धतियां ज्यादा है। एक तो देखो डायरेक्ट फुहारा लगा दे, और एक वह ड्रिप यानी कि वो बूंद बूंद सिंचाई होती है ना, स्प्रिंकलर वाली, अपने यहाँ नर्मदा नहर से वो वाली ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर एक तकनीक तो कौन सी है, फव्वारा तकनीक, और नंबर 2 कौन सी है, बूंद बूंद सिंचाई। अब फव्वारा तकनीक में क्या होता है, फव्वारे लगे होते हैं सब जगह से और वो फिर काम करते हैं, और ये बूंद बूंद सिंचाई बहुत ज्यादा काम में, मतलब बहुत ज्यादा उपयोगी है। ज्यादा तो वैसे फव्वारे वाली है ना। ये दोनों चीजें थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो सिंचाई की पद्धतियां पहली पहली कौन सी है ये ध्यान हो गई, और झरनों से वगैरह कहाँ की जाती है ये भी आप लोगों को ध्यान। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैंने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी आपको जो है सिंचाई परियोजनाएं काफी सारी करवाई है, जैसे कि गंग नहर करवाई है। ठीक है, गंग नहर, इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना करवाई, इसके अलावा नर्मदा का फैक्ट आप लोगों को मिला है, इसके अलावा चंबल परियोजना का फैक्ट भी आप लोगों को मिला है। तो यानी कि अपन ने बहुत अच्छी तरीके से सिंचाई परियोजनाओं को जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी पढ़ा है, और जो चीज जीजीडी फैक्ट में आ जाए उसमें अधूरापन रहता ही नहीं है। ये आप लोगों को भी अब तो भान हो चुका होगा। ठीक है, तो यही गंग नहर परियोजना जिसका अपन ने थोड़ी सी डिटेल अभी पढ़ी थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका उपनाम क्या है, इसे राजस्थान की का मतलब भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी कर लेना, भागीरथी कहा जाता है। बीकानेर नहर के नाम से भी इसे जानते थे। क्यों जानते थे, क्योंकि बीकानेर के जो गंगा सिंह जी थे उनके इसमें एफर्ट ज्यादा लगे थे, और ये क्षेत्र जो है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर वाला, ये एक बेल्ट था पूरा, है ना, ये पूरा एक बेल्ट था। तो ये वाला जो है बीकानेर नहर के नाम से भी इसे जाना गया। आधारशिला किसने रखी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा। कब रखी, 5 सितंबर 1921, यानी कि शिलान्यास कह सकते हो आप। 5 सितंबर 1921 को आधारशिला इसकी रखी गई। ठीक है, और फिर देखो उद्घाटन कब हुआ है, जब यहाँ पे वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 26 अक्टूबर 1927 को इसका उद्घाटन किया गया। यानी कि 2 सन ध्यान में रखने, 1921 और 1927। यहां पे बरी है नींव और यहां पे हुआ है उद्घाटन। नींव बरी है यानी कि फिर जो है काम हुआ है, काम होकर तैयार हो गई तब किया जाता है उद्घाटन। ठीक है, मान लियो कि मकान बन रही हो, ऑफिस बन रही हो, जो भी प्रतिष्ठान बन रही हो है, जो भी है। ठीक है, तो पहला तो मतलब भूमि पूजन में, भूमि पूजन में यानी नींव रो पत्थर राख्यो है। ठीक है, नींव भर दी, अब जो है निर्माण कार्य चलेगा चलेगा चलेगा। अब जब भी पूरा होगा उसके बाद में किया जाता है मुहूर्त। ठीक है, मकान का मुहूर्त भी तो होता है, दुकान का मुहूर्त भी तो होता है, प्रतिष्ठान का मुहूर्त भी तो होता है। तो वो मुहूर्त किया जाता है, वो उद्घाटन है। फिर फीता वीता काट दिया, उद्घाटन हो गया। तो 2 चीजें हैं, नींव किसने भरी, गंगा सिंह जी ने। उद्घाटन किसने किया, इरविन ने किया है। किसने किया है, इरविन ने। ठीक है, 1921 1927 इतना समय लगा है। ठीक है, अब देखो इसका उद्गम कहां से, ये वैसे राज्य की पहली सिंचाई परियोजना है, ये आप लोगों को बता चुका मैं। इसका उद्गम कहां से, यानी कि ये लाई कहां से भैया, ये लाई है पंजाब से। तो फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनी वाला नामक स्थान पे सतलज नदी से इसको लाया गया है। यानी कि ये भी पूछते हैं कि ये परियोजना कौन सी नदी से लाई गई है, तो सतलज जो नदी है उससे, उसमें भी कहा हुसैनी वाला स्थान से यहां तक लाई गई है इसको नहर बनाकर। राजस्थान में प्रवेश मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, सखा गांव या संखा गांव के नाम से जाना जाता है। यह आप लोगों को ऐसे भी लिखा मिलेगा। ठीक है,
सखा गांव या संखा गांव के नाम से जाना जाता है श्रीगंगानगर के अंदर। समापन यानी कि एंड पॉइंट कहां है इसका, वो शिवपुर हेड जो अब वर्तमान में अनूपगढ़ में पड़ता है। कहां पड़ता है? अनूपगढ़ के अंदर। ठीक है, यहां पे मान लो ये है पंजाब, ठीक है, सतलज नदी से इसको निकाल कर जो है लेकर आए हैं सतलज नदी से। यहां पे जहां एंटर होता है राजस्थान में, ये है सखा गांव या संखा गांव कह दिया, और इसका एंड पॉइंट जो है वो है शिवपुर हेड। कौन सा है? शिवपुर हेड। और ये शिवपुर हेड कहां है? ये है अनूपगढ़ के अंदर। ये कहां है? अनूपगढ़ के अंदर है। ठीक है, यानी श्री गंगानगर से प्रवेश करके अनूपगढ़ तक ये आई है। अब इसकी दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई वैसे देखा जाए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 129 किलोमीटर तो है, मतलब इसको कुल है इसकी यदि ये यहां पे ऐसे लिखना कुल, ठीक है, कि कुल लंबाई कितनी है तो 129 किलोमीटर, जिसमें से पंजाब के अंदर 112 किलोमीटर और राजस्थान में 17 किलोमीटर। अब राजस्थान में कम क्यों है? क्योंकि राजस्थान में देखो श्री गंगानगर से अनूपगढ़ वाला ये शिवपुर हेड तक ही है, इसलिए ये है कम। और वह पंजाब में हुसैनी वाला से निकाल कर लाए तो वहां पे ज्यादा सफर तय किया है, तो वहां 112 किलोमीटर और यहां 17 किलोमीटर, कुल हो गई 129 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो है लंबाई पे आधारित प्रश्न बने हैं। लेकिन अब वर्तमान में एग्जामिनर बहुत दिमाग लगाता है, तो अपन क्यों ना उससे पहले दिमाग लगाएं। अब आने वाले समय में प्रश्न बनेगा इसकी जो वितरिकाएं है ना वहां से, यानी कि इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं, जिसमें से करनी जी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण जी। हो सकता है मिलान वाला सवाल दे दे, हो सकता है सुमेलित वाला दे दे, हो सकता है असुमेलित वाला दे दे। तो अपने को ध्यान में रखनी इसकी 4 शाखाएं और उनके नाम करनी जी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण जी, ये इसकी 4 शाखाएं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सुनो, कि करनी जी, लालगढ़, समीजा, लक्ष्मी नारायण जी आदि क्या है? ठीक है, आदि क्या है? फिर ऑप्शन अलग अलग देकर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। जैसे भी बने अपने को सही करना है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। अब तो देखो इससे टूटकर अनूपगढ़ अलग बन गया, नहीं तो ये तो श्री गंगानगर के अंदर ही थी। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब ये जो है स्पेशली आप लोगों को पढ़ना है किसके अंदर? गंग नहर के अंदर। किसके अंदर पढ़ना है? गंग नहर, जो राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना आप कह सकते हो। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट, और यहाँ तो 314 नंबर को फैक्ट होते हैं, सेव कर रखे हो तो बढ़िया ही है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले लो नहर परियोजना का। ले लिया? अब देखो सीईटी में नेगेटिव मार्किंग कर चुके हैं, बोर्ड भी पता नहीं कैसे डिसीजन लेता है, कोई इनके खाने में कोई कुछ मिला तो नहीं देता है, पता करो। बहकी बहकी सी बातें, बहका बहका सा माहौल, बहुत सारी है दुविधा, कैसे निकले हल, बताओ। मतलब पात्रता परीक्षा कहते ही उसे है। पात्रता परीक्षा देखो ना, रीट में नहीं हुई, सीटेट में नहीं हुई, है ना, नेट में नहीं हुई, इवन की लास्ट सीईटी में नहीं हुई, और नेट में नहीं होती। नेट कितना बड़ा एग्जाम होता है, नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, नेट में नहीं होती। एक मैं सीईटी में करा, करो भाई, और क्या कर सका मैं, करो। थे एग्जाम तो कराओ कम कम, यहाँ करान, वो करान, यूं करान, वो करान। कई बार तो कैलेंडर जारी कर दिया और एग्जाम रहता पता ही नहीं। कई बार डेटा चेंज कर दी और विज्ञप्ति रहो तो पता ही नहीं। थे एग्जाम कराओ, थे विज्ञप्ति काटो कम कम, थे वैकेंसियां तो काटो रहे। 3 साल होगा वैकेंसी क्या करे, मतलब टाबर क्या करे, बट बैठो रहे है के रूम रो भाड़ो थे दे दियो, एक अधिकारी गण दे दे सब है, कोचिंग खर्चो थे दे दियो, या मना कर दियो एक लेटर पेड कार्ड के मैं वैकेंसियां कौन काटा, थे तैयारी छोड़ दियो। तो था तो पड़े कि करनो के है। ठीक है, कभी इस टीचर का मुंह देखते हैं, कभी उसका देखते हैं, कभी इस कोचिंग संस्थान का देखते हैं, कभी वो पुस्तक देखते हैं, कभी ये टेस्ट सीरीज देखते हैं। कभी किसी ने बेरोजगार अभ्यर्थी या बेरोजगार युवा की पीड़ा जानने की कोशिश की कि वो किस परिस्थिति से कैसे पढ़ रहे हैं, वो किस परिस्थिति से कैसे जूझ रहे हैं, उनकी घर की माली हालत क्या है, उनके ऊपर क्या बीत रही है, कभी किसी ने जाना है? हमसे पूछो ना, हमारे पास में जब उनके कमेंट आते हैं ना, यदि ध्यान से 1 घंटा पढ़ लो तो आंखें से तुम्हारे आंसू की जगह खून निकलने लगेगा। तब जो है एक मतलब हम भी दाबते हैं ना, तब बोलना पड़ता है
कई जना के गुरु जी थे सरकारी आदमी थे, बोलो था नौकरी खाजी, एक खाजिया 10 तैयार है, 10 खाजिया बोले, क्या करें, नहीं बोले, सच बोलने के ऊपर पाबंदी है क्या किसी की? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम भी संविधान पढ़ के बैठे हैं, हम भी फाइट करके लगे हैं एग्जाम, ऐसे ही नहीं लगे हैं, बोलेंगे, जहां पे बोलना है वहां बोलेंगे, जहां गलत है उसको गलत और सही है उसको सही कहने की क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। डर के जिंदगी जी जाती है क्या? आज दिन तक ही नहीं सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखा है और कहा है हमेशा। राम जी जाने क्या नियम बनावे। ले पढ़ो रे। वैसे मैं क्या ये भी बता दूं आप लोगों को कि आप 40% या आप तो मतलब 70% आराम से ले आओगे यदि आपने शांति काल का उपयोग किया, यदि आप नियमित पढ़ लिए हो ना, क्योंकि 150 सवाल है, 150 में से मान लो 30, 40, 50 गलत भी कर दिए तो भी आप 40% आराम से लेकर आ जाओगे। तो वहां पे इतना प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। बात होता है विधि निर्माण का, कि विधि निर्माण यदि आप नियम इतने लेट बनाते हो और उसके बाद में एग्जाम अब जाकर नियम बन रहा है, जब एग्जाम में 1-1.5 महीने 2 महीने ही बचे, कम से कम नियम 6 महीने पहले तो स्पष्ट कर सकते हो कि स्टूडेंट के ऊपर क्या बीते। अब क्या वो भय का माहौल का शिकार हो, या फिर बस फिर किसी न किसी संस्थान में कहीं ना कहीं उसे एडमिशन लेके भटकना ही पड़े, पैसे खर्च करो अनुते। इसलिए जो है ये मतलब इसलिए बोलना पड़ता है। कम से कम नियम 6 महीने पहले बना देते, कोई हगल नहीं उड़ी कि मैं 2 महीने पहले ही करा नियम। बात करते कमाल करते हैं पांडे जी। नर्मदा नहर परियोजना पढ़ते हैं। चलो अब के आवेश में हाँ ध्यान है मेरे बच्चे सहन थोड़ा कम ही हुए, ठीक ले नर्मदा नहर पढ़ा रहे, पासो कॉन्सेंट्रेट करना पड़े, कंट्रोल उदय कंट्रोल। ये देखो ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राज्य आए कितने? 4 राज्य आए कितने? ध्यान दो रे, राज्य आए कितने? 4। कितना राज्य देखो 1, 2, 3 और 4 संयुक्त परियोजना है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अरे राजस्थान में इनको ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि सवाल एक भी बन जाए तो आपने तो पढ़ना ही है। इस परियोजनाओं को मारवाड़ की भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देखो राजस्थान की भागीरथी अलग, मारवाड़ की भागीरथी अलग। ये मारवाड़ स्पेशली देखा जाए तो गोडवाड़ वाला क्षेत्र ही है, ठीक है। नर्मदा नहर की कुल लंबाई पूछे तो 532 किलोमीटर है। देखो 3 + 2 कितने होते हैं, यहां पे लिखो 5, ठीक है। 532 आप लोगों को याद हो गया भैया। आंकड़े और लंबाई और ये भी याद करने के तरीके होते हैं, रट्टा मारने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कितनी? 532 किलोमीटर। गुजरात में देखो 458 किलोमीटर, राजस्थान में 74 किलोमीटर आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। राजस्थान में 74 किलोमीटर ध्यान में रखनी है। राजस्थान के 2 जिलों के अंदर, राजस्थान के भी कितने जिले? 2 जिले। राजस्थान के 2 जिले जिसमें से एक आ जाएगा सांचौर। पहले पूर्व जिला जालोर था, पूर्व, और ये सवाल बना भी है। वर्तमान जिला, क्योंकि सीलू गांव जो है वो सांचौर के अंदर, वर्तमान जिला सांचौर है, ठीक है। तो पहले जो है जालोर पढ़ते थे, उसकी जगह सांचौर पढ़ रहे हैं आप। यहाँ पे 65 किलोमीटर और बाकी जो है बाड़मेर के अंदर है। इस नहर परियोजना से लाभान्वित कितने जिले? 2। ज्यादा लाभ किसको है? सांचौर को है। कम लाभ किसको है? बाड़मेर को। 2 जिले लाभान्वित है, सांचौर और बाड़मेर, ठीक है। अब देखो नर्मदा नहर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 0.50 MAF। MAF का मतलब क्या है? मिलियन एकड़ फीट। कई जगह आप लोगों को MAF लिखा मिलेगा। तो राजस्थान का जो हिस्सा है इस परियोजना में वो है 0.50 MAF। राज्य की, यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा, राज्य की पहली सिंचाई परियोजना जो फव्वारा सिंचाई पद्धति यानी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति पर आधारित है। मैंने अभी आप लोगों को 2 पद्धतियां बताई थी, याद आ रहा है? ध्यान दिया है? फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। अब ये कौन सी है? ये कौन सी है आप लोगों के? फव्वारा सिंचाई पद्धति, जिसे स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। अब इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध गुजरात से पानी लाया गया है। कहां से? बांध, ये सारी चीजें पूछी जाती है। इसके तहत
कहां से पानी लाया? सरदार सरोवर बांध, वो कहां है? गुजरात, वहां से पानी लाया गया है। और ये प्रश्न न जाने एग्जामिनर कितनी बार पूछ चुका है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में भी आप लोगों को ये प्रश्न देखने को मिलेगा। इसको पूछने का पैटर्न जो है अलग अलग है। कैसे है? देखो, इसको कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान में भाई पहली बार कहां से प्रवेश हुआ, फिर ये भी पूछ लेते हैं राजस्थान में कब प्रवेश हुआ। तो इसको जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यहां पे एक लाइन में याद करो, 27 मार्च 2008 को सीलू गांव सांचौर से इस परियोजना के तहत राजस्थान में पहली बार पानी लाया गया। ठीक है, सीलू गांव के अंदर पहली बार पानी लाया गया। सीलू गांव कहां है? सांचौर। और 2008 की बात है। यदि महीना पूछे तो मार्च की बात है, तारीख पूछे तो 27 है। ठीक है, अब यहां से प्रश्न बहुत बार बना है, आने वाले समय में भी बनेगा। लेकिन प्रो लेवल का यदि प्रश्न बना, एडवांस लेवल का यदि प्रश्न बना, तब पूछेंगे इसकी नहरें, तब पूछेंगे इसकी वितरिकाएं, नहरें पूछेंगे। अब मैं देखो याद भी करवा दूं, पहले इन पे तीनों पे ध्यान दो कि सांचौर लिफ्ट, भादरेड़ा लिफ्ट और पानोरिया लिफ्ट, ये नहर है इसकी सहायक। ये आने वाले समय में बनेगा प्रश्न। अब इसको याद रखने का बहुत बढ़िया और आसान तरीका है कि देखो, एक तो महीना होता है सावन और एक होता है भाद्रपद, जिसे कहते हैं भादो। और इन दोनों महीनों के अंदर क्या होता है? पानी ही पानी होता है। ठीक है, तो सावन भादो में पानी ही पानी। तो सावन से तो ध्यान रखना सांचौर लिफ्ट, भादो से ध्यान रखना है भादरेड़ा लिफ्ट और पानी से ध्यान रखना है पानोरिया लिफ्ट। सावन भादो में क्या होता है? पानी ही पानी होता है। क्या होता है? पानी ही पानी। तो ये जो है आप लोगों के नर्मदा नहर परियोजना वो याद होगी। अब इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये ऊपर वाली लाइन आप लोगों को नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि फिर जो है वो भारत जी के में चली जाती है। ये पूछ सकते हैं मारवाड़ की भागीरथी। ठीक है, लंबाई भी मेरे हिसाब से कम पूछी जाती है। फिर पूछते हैं इसमें ये कि कौन कौन से जिले लाभान्वित है, तो 2 जिले लाभान्वित है। ठीक है, इसके बाद में हमारा सिंचाई पद्धति वाला पूछा जा सकता है। ये सरदार सरोवर से लाते हैं, ये भी नहीं पूछते। फिर आप लोगों के ये 2 लाइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंचाई नर्मदा नहर परियोजना के अंदर। ये 2 लाइनें फिर पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तो आज अपन ने परिचय पढ़ लिया, इसके अलावा गंग नहर पढ़ ली, इसके अलावा नर्मदा नहर परियोजना पढ़ ली। ठीक है, वैसे तो क्लास की स्लाइड में जो है और भी शामिल है, लेकिन आज इतना ही पढ़ेंगे। अभी क्लास की स्लाइड में देखोगे तो अपने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना वाली भी शामिल है, लेकिन क्योंकि समय देखो, समय को अपनी जो क्लास होती है 30 से 35 मिनट की होती है। अभी पूर्वी नहर यदि मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास में तो कम से भी कम 15 मिनट की होगी। और मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न रहा है, शैली रही है मेरी, और स्टूडेंट को याद करने के लिए जो शैली परफेक्ट काम करती है वो यही है, टुकड़ों में बांट के पढ़ो, चीजें जल्दी याद होगी और ज्यादा समय तक याद रहेगी। तो अब ये जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कल की क्लास में अपन इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूरी पढ़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूरी पढ़ते हैं, तो फिर तीसरी क्लास जो इसकी आएगी नहर परियोजना की 3 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और आवश्यकता महसूस हुई तो चौथी भी देंगे। तीसरी क्लास जो इसकी आएगी उसमें जो है ये दे दूंगा। क्यों? क्योंकि पूर्वी नहर परियोजना अभी जो है वर्तमान में बहुत ज्यादा जो है हाईलाइट हुई है और बहुत ज्यादा संभावना है कि उसमें से प्रश्न बने। वैसे जीडी फैक्ट में दिया है आप लोगों को, लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों को इसमें याद करवा दूंगा। तो भैया बढ़िया तरीके से अब सीईटी देखो आ गई। कई जने कह रहे सर साइंस की क्लासेस नहीं दी। साइंस की क्लास भैया मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि साइंस की क्लासेस नहीं आई, और कम से कम 10 बार कहा है नहीं आएगी साइंस की क्लासेस। ठीक है, साइंस की क्लासेस का समय भी नहीं रहा और अभी परिस्थिति ऐसी है कि साइंस की क्लासेस नहीं लगाई जा सकती। अब परिस्थितियां क्या है वो हम ही जानते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब ना करें। 80% आप लोगों के सिलेबस सीईटी का कंप्लीट है इसी चैनल पे, उन्हें पढ़ें। यदि बात करें अपन इंग्लिश की तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ दी है। ठीक है, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज दे दी विद एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ में दी है। राजस्थान की सारी व्याख्या के साथ में मिलेगी। भारत वाले के अंदर व्याख्या नहीं है, बता दूं जो जो चीजें हैं स्पष्ट है, कहीं कोई हिडन या छुपी हुई चीजें नहीं है। ये है। इसके अलावा क्या साइंस की, तो देखो साइंस की जो है एनसीईआरटी 6 से 10th की पुस्तक में से एक सवाल ऐसा नहीं है जो इस साइंस की टेस्ट सीरीज से बाहर चली जाए। ये और मात्र आप लोगों को मतलब 6 से 10th यदि आप देखोगे हमारे 7 रजिस्टर भरे थे, बड़े वो आते हैं ना अपने स्पाइरल, 7 रजिस्टर भरे थे।
इस एनसीईआरटी साइंस की टेस्ट सीरीज, और लगभग 6 महीने लगे हमें इसे टाइप करने के अंदर। तो समझ सकते हो कि एफर्ट क्या चीज होती है। यदि इसकी कीमत कम से कम 1599 या 1999 रखते हैं ना, तो भी सस्ती थी। आप लोगों को सिर्फ मात्र 99 में उपलब्ध कराई। कई जने कहते गुरुजी वहां साइंस की नहीं दिख रही, एनसीईआरटी वाले फोल्डर में जाओ, वहां दिखेगी, वहां पे ये आप लोगों को दिखेगी। तो ये साइंस इससे पढ़ लेनी है आपको, एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ो, इससे अभ्यास करो, कंप्लीट हो गया मामला। इसके अलावा आप लोगों को ये सारी चीज आप लोगों को पहले दे रखी, पशु परिचर की ये दे रखी, ठीक है, राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज। अभी यदि आप लोगों के पास में अब तो सिर्फ ये होगा कि आप लोगों में वही अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इसमें एनरोल नहीं होंगे, जुड़े नहीं होंगे, जो बहानेबाजी या बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं बस। बाकी इससे बेहतर एफर्ट शायद ही कोई हो सके जितना आप लोगों के लिए किया है, ठीक है, और आगे भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एफर्ट किया उसका फायदा उठा लो। क्लासेस नियमित आ रही है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, है ना, और जो भी अपडेट होगी बाकी आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पे। ऐसे अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।